मैं दोबारा आप लोगों का हमारे क्लिक्टोस के इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हमने प्रणीता जी की कहानी में यह देखा कि वो किस प्रकार अपने जीवन में कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रही थी। अभी तक हमने उनसे सुना कि शादी के कई साल तक वह कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब शादी के 4 साल बाद उन्होंने कंसीव किया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उन्हें लगा कि उनके जीवन में जो कमी थी वह पूरी होने जा रही है। लेकिन प्रेगनेंसी के 5 महीने बाद उन्हें पता चलता है कि वह एक प्रकार की बीमारी से होकर गुजर रही हैं। उन्होंने कई जगह टेस्ट कराया। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया कि वह प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी क्योंकि यह प्रेगनेंसी उनके जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ यह हो क्या रहा है। वह एक प्रकार से घबरा गई थी। लेकिन उनके सामने 2 रास्ते रख दिए गए थे, जीवन मृत्यु। वह किसका साथ देगी? उस परिवार का साथ जो उसे खोना नहीं चाहता, या उस बच्चे का साथ जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी। तो आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कभी कभी ऐसा छोटा सा भी ख्याल आया आपको कि मैं टर्मिनेट करा देती हूँ बेबी को या तो अबॉर्शन करा लेती हूँ, ऐसा कुछ छोटा सा भी ख्याल नहीं, कभी? नहीं, 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 कभी नहीं, अच्छा। कभी भी नहीं, एक टाइम, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि शायद मैं वही बोली ना कि जो बचपन से एक फेथ बिल्टअप हुआ था, जो बचपन से इतने साल तक जो थोड़ा करते हुआ था, वो सारा का सारा उस मेरे 5वें महीने से लेकर 7 मंथ में, वो सारा का सारा फेथ मेरा तब काम आया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मुझे हमेशा जो एक लगता था, पिता परमेश्वर का प्रेम हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तो वो प्यार, उसके बाद फिर अपना कि चलो भगवान ने हमें वो कृपा दी है कि हम किसी को जान दे सकते हैं। और हम ऐसे तो किसी को बचा नहीं सकते, हम कैसे किसी को बचाएंगे, लेकिन एक माँ ही होती है जो शायद थोड़े समय के लिए प्रभु की कृपा से अपने बच्चे को अपनी कोख में बचा सकती है। तो वो मतलब मेरे दिमाग में कहीं था ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, गलती से भी नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भी कभी नहीं आया कि इसको अगर मैं अबॉर्ट कर देती हूँ तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कंसीव कर लूंगी। वो कहीं से कहीं तक मेरे दिमाग में था। और थैंकफुली थैंकफुली भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वो मैंने चुना ही नहीं, वरना जैसी मेरी किडनी की हालत है वो तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं। तो ये तो मेरे दिमाग में कभी कभी भी नहीं आया, थोड़े भी टाइम के लिए नहीं। तो मैम डिलीवरी के टाइम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? डिलीवरी के टाइम पर बहुत, वो उससे भी ज्यादा मेरी प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि मैं घर पे थी। मैंने तो सबसे लड़ाई कर ही लिया था, जिस भी डॉक्टर के पास गई, जिस भी क्लिनिक में गई, क्योंकि सब टर्मिनेशन के लिए ही बोले थे। अब मेरे पास जगह ही नहीं था कि मैं फाइनली जाऊं कहाँ। मैं गायनी किसी और को दिखा रही थी, मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट कोई और थे। फिर मेरी नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला कि आप ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए जहां आपको नियोनेटल केयर, गायनिक और नेफ्रोलॉजिस्ट सब एक साथ मिले, क्योंकि कंडीशन काफी खराब है। तो उसके बाद फिर हम रामकृष्णा गए। मतलब वो भी एक गॉड की ब्लेसिंग ही है श्रद्धा, कि आप हम लोग ऐसा पढ़ते हैं रोजरी की प्रोमिसेस के बारे में कि वो हमें ये ग्रेस देता है, वो सिग्नल ग्रेस एक रहता है। तो ये सारी चीजें मैंने उन 2 महीने में बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस किया है। मेरी तबीयत अचानक से खराब हुई, अचानक से मुझे मैं घर पे थी, आ गई थी मैं वापस। फिर 7 मंथ जिस दिन मेरा कंप्लीट हुआ, उस दिन फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, अब टाइम हो चुका है शायद। लेकिन मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं थे कि मुझे कोई पेन हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल था। फिर भी मैं मम्मी को बोली, मम्मी चलो बैग पैक करो और डॉक्टर के पास जाते हैं। और वहां पर गए, और वहां पर सोनोग्राफी हुई। फिर डॉक्टर फिर बोले कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी। फिर उन्होंने भी सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस करे कि बच्चे को ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन जाना बंद हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें जो उनकी मेडिकल टर्म थी। और मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही थी कि अब मेरा बेबी सेफ रहेगा तो आप कर दो। मेरा कुछ और वो नहीं था कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। फिर मुझे बोला गया कि आपका ऐसे डिलीवरी नहीं होगा, वैसे नहीं डिलीवरी होगा। वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, मैं बोली बस बच्चा मेरा सेफ रहना चाहिए। फिर
जीए जनरल एनेस्थीसिया से फिर मेरा ऑपरेशन दूसरे ही दिन हो गया। उसके बाद शायद ज्यादा हमने प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि बच्चा आने के बाद 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट तक तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल सांस लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो रोया नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। तो डॉक्टर्स भी थोड़े टेंशन में थे कि कैसे, फिर लेकिन प्रभु की कृपा रही कि फिर वो उसने रिस्पॉन्स किया, उसने सांस लिया। फिर उसको नियोनेटल केयर में एनआईसीयू में डाला गया। 2 महीने तक उसको हमने वहां रखा, क्योंकि बेबी का जो वेट था वो बहुत ही कम था, वो लगभग 1 kg के बराबर था। 5th मंथ के बाद उसका ग्रोथ बहुत ही रिड्यूस, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर ही उसने ग्रो किया था। बहुत 1 किलो का बच्चा कितना छोटा सा रहता, मतलब उस बच्चे को देखकर शायद मैं इमेजिन करती थी कि जब मैं अपने बेबी को पहली बार देखूंगी तो मेरा ऐसे रहेगा। लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को देखा, मैं ये सोची थी कि मैंने क्या कर दिया अपने बच्चे के साथ। वो बहुत ही मतलब, और मैं इसको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना ज्यादा वो इमोशनल हो चुका था केस की कैसे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक था कि चलो बेबी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे और थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। वो उसका तो वो सेफ था, लेकिन फिर उसको भी अचानक से बोला गया कि उसकी आंखों में ब्लड है, आरओपी स्टेज 2 है। मैं ये सब चीज मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, और मैं इतने टेंशन इतने ट्रॉमा में थी। ऊपर से फिर मुझे रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखा गया। फिर मैं फीड नहीं करा पा रही थी, मुझे दूध नहीं आ रहा था। मैं अपने बच्चे को 2 बूंद दूध भी नहीं दे पा रही थी। उन चीजों का मेरे पे इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कि मैं रात को बैठ के रोने लगती थी, रात भर में सो नहीं पाती थी कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं कर रही हूँ, मेरे मतलब शायद किसी और से होता तो इसको वो सब चीज मिल पाता जो मैं नहीं दे पा रही हूँ इसको, मतलब इसकी बेसिक नीड्स भी मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सारी चीजें इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक था मेरे लिए बहुत ही। उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद फिर क्योंकि मेरा क्रेटिनाइन नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो फिर फाइनली बायोप्सी कराया गया। बायोप्सी के बाद फिर पता चला कि आईजीए। अब आईजीए क्या है पता ही नहीं, किसी ने नहीं बताया। डॉक्टर ने मुझे, मैं पूछ रही हूँ क्या होता है। अब आजकल हम लोग क्या पीछे पड़ जाते हैं कि गूगल कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। समझ ही नहीं आ रहा आईजीए है क्या, समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। वो अलग से मेरा अलग टेंशन कि मेरे को दूध नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा ऐसा है, वो प्री मैच्योर है, उसको आंख में प्रॉब्लम हो गई है, उसको ये है वो है, उसको दिन रात इतने सारे इंजेक्शन के बीच में देखकर मेरी अलग से हालत खराब कि ये हो क्या रहा है। कोई नहीं बता रहा। 1 मंथ हो गया। आ, फिर 1 मंथ के बाद जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बस सब बोल रहे थे कि नहीं प्रॉब्लम हो सकती है, डायलिसिस पे जाना हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि केस एक्चुअली में हो क्या रहा है। फिर 1 मंथ हो गए, फिर मैं बहुत ज्यादा जिद पे अड़ गई कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी डिजीज क्या है, मुझे हुआ क्या है एक्चुअली में, कि मुझे खाने को नहीं दे रहे हो, मेरी डिलीवरी हुई है, मुझे कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देते हो, मुझे फ्रूट्स नहीं देते हो, मुझे चावल नहीं देते हो, मुझे ओट्स खिलाते रहते हो, मेरे बच्चे को दूध नहीं दे पा रही हूँ मैं। और मैं इतनी ज्यादा इरिटेटेड रहती थी, मेरे को बीपी कारण नींद नहीं आती थी, मैं रात भर जगी रहती थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में चल क्या रहा है। फिर फाइनली पापा तो यही मंत्रालय में, तो यहाँ के मैं डॉक्टर मतलब मैं सारी रिपोर्ट्स लेकर पहुंची कि मुझे जो भी है, जैसा भी केस है मुझे बताओ, और एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, तो मुझे जानना है कि हो क्या रहा है। फिर सारी रिपोर्ट्स लेकर गई। डॉक्टर से मेरी पहले से पहचान थी, तो मैं बोली कि बिना डरे बिना संकोच के और बिना कुछ सोचे, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे को है ही, लेकिन मुझे जानना है कि एग्जैक्टली मुझे क्या हुआ। तब 1 महीने के बाद मेरा बेबी हुआ था 16 अप्रैल को, और 17 मई को मुझे उन्होंने बताया कि प्रणीता ये आईजीए नेफ्रोपैथी है,
और ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें तुम्हारी बॉडी खुद तुम्हारे ऑर्गन को खत्म करती है और वो तुम्हारी दोनों किडनियों को खत्म कर रही है। मैं बोली ठीक है, प्रॉब्लम है, इलाज, बोले कोई इलाज नहीं, अभी तक तो कोई इलाज नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, कितना सक्सेसफुल होगा नहीं पता, दिमाग ऑफ। मैं बोली अभी तक तो प्री एक्लेम्पसिया था, डिलीवरी के बाद तो नॉर्मल होना था, अब ये नई चीज क्या है? कि नहीं, ये डायग्नोस बायोप्सी के पहले नहीं हो सकता है और तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा हाई था और बेबी है और तुम ऑलरेडी ट्रॉमा के कारण तुमको दूध नहीं आ रहा है तो इसलिए तुमको बताया नहीं गया होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये केस है। अब इधर मुझे ये पता चला है, मैं वापस से गई अपने बच्चे के पास और वहां फिर उसी दिन उसका डायग्नोस हुआ आरओपी स्टेज 2, कि उसके आंखों में ब्लड आ गया है। आगे चल के हो सकता है दोनों, अब उस समय ऐसा है कि एक नॉर्मल इंसान को अगर आप प्रॉब्लम बताओगे तो शायद वो उस चीज को झेल सकेगा या समझ सकेगा, लेकिन उस समय मेरी कंडीशन ऐसी थी कि कोई कुछ भी अगर बोल दे मेरे बच्चे के लिए तो मैं, मतलब मेरा अलग ही लेवल हो जाता था। मैं पागल, बिल्कुल पागल, कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको तो मतलब मैं खुद के लिए तैयार करूंगी, मैं उसको प्रभु ने जैसे मेरे को दिया मैं उनको वापस चढ़ाऊंगी, और ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ, मतलब उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक उसको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, उसको कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल पाया। वो प्रेगनेंसी के समय ना मैं एक अच्छी डाइट ले पाई, ना मैं उसको 9 महीने अपनी बॉडी दे पाई, और अब वो अगर देख भी नहीं पाएगा तो वो सब चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। सॉरी। और उस समय क्योंकि प्री मैच्योर बेबी था तो मुझे 6-6 घंटे उसको कंगारू सिटिंग के लिए बैठना पड़ता था, और लिटरली मैं 6 घंटे बैठ के सिर्फ रोती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी, रोजरी करती रहती थी कि प्रभु ये सब जो भी है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तो मुझे बुद्धि नहीं है, बस इतना मैं जानती हूँ कि हमेशा से बचपन से आपके पास जो भी मांगी हूँ वो सब मिला है, तो ठीक है, मुझे जो होना है वो तो हो, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये किसी भी तरीके की कमी या ये अपंगता या जो भी है, एक मदर कोई भी दुनिया में उतना नहीं सॉरी यार, वो ऐसे ही चल रहा था। फिर बहुत ही प्रॉब्लम थी, और उस उन सब के बीच में ऐसा था कि हस्बैंड साथ में नहीं, हम लोग पास में ही होटल में स्टे कर रहे थे, मैं अपनी मम्मी के हस्बैंड झारसुगुड़ा में थे, और उस समय इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए रहता है वो नहीं मिल पाता थे। मैं काफी ज्यादा टूट रही थी अंदर से, हर चीज, मतलब पेरेंट्स सामने हम हमेशा से स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें, लेकिन वो कंडीशन ऐसी थी, ना मैं स्ट्रांग हो पा रही थी, ना मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल पा रहा था। अब मैं खुद को संभालूं, अपने बच्चे के पास जाऊं, उसके सामने मैं रोना नहीं चाहती, नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मैं करना क्या है। फिर भी जैसे ये वही टाइम था जब और ज्यादा स्ट्रांग हुए फेथ में भी, और सब रियल पता चला कि दूसरे पेरेंट्स का पेन क्या होता है एक और मिनट डर मैम। क्या होता है। बंद करो, म्यूट करो बाबू। सॉरी मैम। हेलो। हाँ श्रद्धा। हाँ जी मैम। थोड़ा सा इसी को एक थोड़ा सा बीच में वो हो गया था, तो उसी को कंसाइज वे पे मैं फिर से पूछती हूँ, ठीक है? हाँ। तो डिलीवरी के बाद जैसे कि आप जान रहे थे कि बच्चा इमेच्योर है और आपके हेल्थ में भी काफी जो हेल्थ इश्यूज है वो भी बढ़ते जा रहे थे, तो ऐसे में जब आप बेबी को बर्थ दिए और कुछ सही पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा था उस टाइम पे, सब कुछ डिलेमा में लग रहा था, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा था? और उस टाइम पे फैमिली कैसे सपोर्ट कर रही थी आपको? हाँ उस समय
पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में थी, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो हम सब सिर्फ एक चीज कर सकते थे, वो था प्रेयर। क्योंकि वो कंडीशन ऐसी थी ना श्रद्धा कि किसी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अपने आप से नाराज थी, कहीं ना कहीं मैं भगवान से भी नाराज थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वाकई में नाराज थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि मैं उसको समझ ही नहीं पा रही थी, मैं उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी। ये भी चलो, ये भी एक्सेप्ट हो गया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बेबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कि चलो मैं एकदम ऐसा फेथ में स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने बच्चे को, 7 मंथ्स हो जाएंगे, मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा, हम दोनों सेफ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये तो कहीं अलग ही जा रही थी, ये रास्ता ही कहीं अलग जा रहा था, ये प्रॉब्लम से और ज्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा था। बच्चे को दूध नहीं मिलना, बच्चे को मतलब उसके उसको आंख में प्रॉब्लम होना, और ये सारी चीजें। लेकिन उस समय पर मेरी मम्मी, मेरे पापा मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांगली मेरे साथ थे, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे झेलने के लिए, क्योंकि मैं किसी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं किसी से मैं बात करना पसंद नहीं कर रही थी, मैं किसी को देखना पसंद नहीं करती। मतलब कोई अगर मुझे बोलता भी था कि हम मिलने के लिए आना चाहते हैं, मैं मना कर देती थी, मेरे को नहीं मिलना किसी से, क्योंकि मैं उस चीज को शेयर नहीं करना चाहती थी, या मैं डरती थी, या मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि सामने वाला मेरे को क्या समझे। मुझे ये लगता था सामने वाला मेरा पेन समझ ही नहीं सकता है, वो आएगा बोलेगा, मेरे को फिर ये सारी चीजें याद आएंगी, क्या पता मैं अपने फेथ में और ज्यादा वीक हो जाऊंगी या मैं इरिटेट हो जाऊंगी। मैं फैमिली मेंबर से भी मिलना नहीं पसंद करती थी। मैं फोन पे किसी से बात नहीं, मैं कट ऑफ हो चुकी थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, चैट नहीं करती थी, कॉल कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक काम था, मेरे को 6 घंटे अपने बेबी के लिए कंगारू सिटिंग के लिए उसको अपने सीने से लगा के बैठने के लिए जाना रहता था, वो भी बैप्सी के पेन से मेरे लिए वो भी टफ था। लेकिन फिर भी सिर्फ मेरा एक काम था, मैं जाती थी, एक बार मैं 3 घंटे बैठती थी बेबी के साथ, जो भी रहता था बात करना, उसके लिए प्रेयर करना, रोजरी करना, सब करती थी। आती थी अपनी मम्मी के साथ बस बात करती थी, अपने पापा के साथ। मम्मी हर 2 घंटे में दूध देना रहता था, मेरी मम्मी हर 2 घंटे में हॉस्पिटल जाएंगी जब मैं नहीं रहूंगी तो, और फिर उसको दूध देंगी। बहुत बार तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाती थी अपने पेन की वजह से, कभी कुछ बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगते थे, कभी मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आने लगते थे, तो मैं नहीं जा पाती थी। तो उस समय हर 2 घंटे में मम्मी की भी तबीयत खराब, लेकिन वो इतना ज्यादा उन्होंने उस टाइम पे इतना स्ट्रेंथ दिखाया जो इतना वो कर नहीं सकती थी। आप सुबह से लेके रात तक आप बच्चे के लिए हर 2 घंटे में दूध लेके जा रहे हो, आप मेरे लिए सारा खाना पीना बना रहे हो। और एक ये भी इशू हो गया कि मेरी डिलीवरी हुई, उसके 1 वीक के बाद, मतलब मेरी बायोप्सी हुई उसके 1 वीक के बाद मुझे इंटरनल इन्फेक्शन हो गया, और मेरा एचबी जो था वो बहुत ही कम हो गया, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है 5 तक पहुंच गया था, और मेरा फीवर कम नहीं हो रहा। अब मैं उस समय हस्बैंड के साथ थी, थोड़ा अर्ली स्टेजेस में, और मैं इतनी जिद्दी थी कि मैं नहीं जाऊंगी, बोलूंगी कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, ये लोग मेरे को फिर से आईसीयू में एडमिट करेंगे, और मेरे को वहां पर अपने सामने ऐसे मरते हुए लोग को देखना, मेरे को मैं नहीं देख सकती, मैं फिर से बीपी हाई हो जाएगा। फिर पापा मम्मी को मैं बताई नहीं कि ऐसा फीवर चल रहा है, वो उनको पता चला, आए सीधा एम्बुलेंस बुलाए, मेरे को एडमिट कर दिया। अब उसके डर से फिर मम्मी मेरे साथ रहने लगी कि ये किसी की सुनेगी तो है नहीं, फिर उनको ही रहना पड़ेगा। फिर फाइनली हस्बैंड को भी जाने का टाइम आ गया था, वो भी चले गए। मैं अपनी मम्मी के साथ 2 महीने तक होटल में स्टे करी, और मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने ये सब झेला है। मेरा तो क्या था, मैं टेंशन में आई, मैं गुस्से में आई, इरिटेट हो गई, मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं लेट गई। लेकिन उस समय मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, या मैं रात भर जाग रही हूँ तो मेरे साथ में जागना, मैं रो रही हूँ तो मेरे साथ में बैठना, और मुझे समझाना, मुझे कंसोल करना, मतलब वो अपने जो भी। अब आज की डेट में सोचती हूँ कि उनका दुख मेरे दुख से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि वो मुझे भी देख रही थी। तो जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, और पापा ऑफिस छोड़ छोड़ के डेली वहां आएंगे, और जो भी था हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और बहुत बार तो मैं को ये समझ नहीं आता था, मेरे को चिढ़ मच जाती थी कि इतना क्यों मेरे लिए करते हैं, इतना मैं मतलब मैं एकदम मैं मुझे लगा था मैं परेशान कर रही हूँ सबको,
मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा सब होना नहीं चाहिए। वो बोलती भी थी कि मत आया करो ऐसा, लेकिन वो मतलब उन्होंने जो मुझे दिखाया कि नहीं, एक पेरेंट्स हैं तो वो हमारे मरने तक तुम हमारी बेटी रहोगी, तुम गुस्सा करो, तुम चीजें कुछ भी करो, इरिटेट हो, हम यहीं पर ही रहने वाले हैं और हम तुम्हारा केयर करने वाले हैं। और उन सब चीजों से मैं स्ट्रॉन्ग हुई कि मुझे ऐसे ही करना है और मुझे अपने बेबी का ऐसे ही ख्याल रखना है। तो और जब उसके बाद फिर 1 महीने की वजह से मैं बताई कि फिर मुझे पता एग्जैक्टली मुझे अपनी डिजीज के बारे में समझ में आया कि अ, ऐसा है, ऑटोइम्यून डिजीज है, बॉडी खुद ही अपने ऑर्गन को खत्म कर रही है और इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। लेकिन तब तक काफी कुछ एक्सेप्ट शायद करने में लगी थी। बेबी की हालत थोड़ी लग रही थी कि हाँ ठीक है, और उसके डिस्चार्ज का टाइम भी 2 महीने के बाद आ गया था। फिर जैसे ही वो थोड़ा ज्यादा वेट का हुआ तो उसको डिस्चार्ज करके हम ले आए थे। लेकिन फिर अचानक से हुआ कि उसका भी एचबी कम होने लग गया, और हर एक वीक में उसका, हम उसको 12 से लेकर आए थे और 12 एचबी से लेकर आए थे, और वो कम होते होते वो 5 या 4 तक वो पहुंच गया। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब चीजें अच्छी होने की बजाय खराब कैसे होती जा रही हैं। मैं रायपुर में किसी भी डॉक्टर के पास, मतलब मैं सिर्फ भाग रही थी, मैं भाग रही थी। और ये सब इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हस्बैंड साथ में थे, और मैं अपनी मम्मी को लेकर, पापा को लेकर, बच्चे को लेकर कभी यहाँ, और मैं खुद ठीक नहीं, और मैं कभी यहाँ भाग रही, वहां भाग रही, क्या करूं क्या करूं। उसी समय हम बच्चे को वेल्लोर लेकर गए, उसका सारा टेस्ट करवाया, सब कुछ कराया, वहां से आए, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया, सब जितनी भी चीजें हो सकती थी सब कराए। फिर धीरे धीरे जब बेबी थोड़ा नॉर्मल होने लगा, उसको थोड़ा सा वेट गेन हुआ, थोड़ा ब्लड आया, जब वो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, तब जाके मैं संभल पाई कि हाँ चलो अब बेबी सेफ है, तो चलो मेरे लिए प्रभु ने इतना शायद काम दिया था कि मेरे को अपने बच्चे को सेफ रखना है, उसके लिए सब करना है, उतना हो गया ना, बस काफी। तो वो होने तक काफी ज्यादा मैं टेंशन में थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सोचना थोड़ा कम किया। तो ये इन सब के बीच में वही था, मम्मी पापा थे, प्रेयर था, प्रेयर बहुत बहुत ज्यादा प्रेयर। आपको लोगों का वही लगता है कि क्या क्या होगा, भगवान से क्या होगा, प्रेयर से क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। लेकिन जब आप प्रेयर में होते हैं, आपको एक उम्मीद मिलती है, और ये जो उम्मीद है ये आपको निराशा से बचाती है। निराश इंसान अपनी जिंदगी में गलत कदम उठा सकता है, लेकिन जिसके पास उम्मीद रहती है, वो उस एक उम्मीद के लिए वो अपनी जी जान लगा देता है। तो ये प्रेयर था जो उस उम्मीद तक, उस विश्वास तक हम लोगों को पकड़ के रखा, मजबूत से पकड़ के रखा। और आज मेरा बेबी एकदम बढ़िया, मस्त है, कोई इशू नहीं है उसको, थैंकफुली कुछ भी इशू नहीं है, वो बहुत अच्छा है। ने अपने लाइफ में इतना कुछ ऊपर नीचे देखा है, अप एंड डाउन्स, तो इन सब एक्सपीरियंसेस में, बैड गुड एक्सपीरियंस जो भी, आप इस एक्सपीरियंस से आप इसको कैसा देखती हैं? हाँ श्रद्धा, अ, आपको क्या लगता है? जो भी हमारी लाइफ में होता है, हमें वो मान के चलना चाहिए। और ये वाकई में ऐसा है कि ये प्रभु की योजना है हमारे जीवन के लिए। हम मनुष्य हैं, हमको इतनी ज्यादा समझ नहीं रहती है, लेकिन हमें अपने फेथ में स्ट्रांग बन के रहना है। मैं अपनी चीजों को, जो भी मेरे साथ हुआ, मैं उसको बहुत बड़ा नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि अपने ही बच्चे से प्यार करना और अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए कुछ भी लेवल तक जाना, ये शायद दुनिया का सबसे नॉर्मल, सबसे जेन्युइन और सबसे सिंपल चीज है। समझना बहुत जरूरी है, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने अपने मरने तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप लाइफ को ला सको। तो आपको शक्ति भी दिया है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होते। मैंने अपने बेबी को बर्थ दिया,
उससे मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, मेरी प्रॉब्लम है। मैं अभी भी बीमार हूँ, मेरी किडनी अभी भी बीमार है और ये कंटिन्यूसली अपना फंक्शनिंग इसकी कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें निराश होना है। मेरा तो एक्सपीरियंस यही बोलता है कि आपको निराश नहीं होना, आपको प्रभु में, उसके प्रेम में आपको स्ट्रांगली खड़ा रहना है। आप ये सोच लो कि मेरे जैसा पापी इंसान अगर अपने बच्चे से इतना प्यार कर सकता है, तो वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमसे कितना ज्यादा प्यार करेंगे। मतलब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हाँ, आप अपने प्यार को, जो आपका प्यार है अपने बच्चे के प्रति, आप उसको देख के आप थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ चलो, हम इतना प्यार करते हैं तो प्रभु हमसे कितना प्यार करेंगे। और अगर हम अपने बच्चे के लिए इतना, उसको सेफ गार्ड करने के लिए इतना कर सकते हैं, तो उनको तो रहने दो, वो तो सब कुछ करेंगे आपके लिए, उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है। यार सॉरी यार, मैं थोड़ी ज्यादा ही हूँ। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, आप हमें क्या हाँ कहना चाहेंगी? आप अपने ऑडियंस को हाँ। क्या बताना चाहेंगी? आप श्रद्धा इस देखो, अब टेस्टिमनी अपने बच्चे से तो यार प्यार करके इतना कोई महान काम तो हुआ नहीं है। ऐसा मतलब वो नॉर्मल है कि अपने बच्चे से एक माँ जेन्युइनली ही इतना प्यार कर सकती, मतलब प्यार क्या होता है ना, वो अभी ही पता चलता है। ऐसे टाइम पर लगता है कि अच्छा, सामने वाले ने हमारे लिए ये किया है, हम इसके लिए ये कर रहे हैं, या सामने वाले ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया तो हम इसके लिए क्यों करें। लेकिन एक प्रभु की ये कृपा है, मदरहुड या फादरहुड, ये कृपा को समझने के लिए, प्यार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए अगर आप जान देने के लिए रेडी होते हैं, तो आप उसे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, जिसके लिए आप सब कुछ दे सकते हो उसे आप अपने आप उसी से एक्सपेक्ट करोगे जिसको आप कुछ रिटर्न में आप मांगने की इच्छा रखते हो, या आप कुछ काउंट कर सकते हो। कि हमने उसको पैसे दिए हैं तो वो हमें पैसे दे, हमने उसको इज्जत दिया है वो हमें इज्जत दे, हमने उसको ये दिया है हमने, वो हमको ये दे। लेकिन एक बच्चे के लिए आप अपनी लाइफ देते हो, तो आपने तो सब दे दिया, आप तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। और रियल बताऊं तो जो हम इतना अपने रिलीजन में सब में एक लव 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 करते हैं, ये आपको तब रियल फीलिंग होती है और आप सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हाँ चलो, ये हमने सीखा था, ये हमने पढ़ा था, ये हमने जाना था, और हम इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और एक्चुअली जैसे बाइबल कहता है पहले ही कि ईश्वर ने हमें अपने सदृश्य बनाया, वास्तव में आप उस चीज को फील करोगे, वास्तव में उस चीज को आप फील करोगे कि ईश्वर ने आपको अपने सदृश्य ही बनाया। और जब अपने सदृश्य बनाया तो उसने प्यार करने की शक्ति भी दिया है। बस हम लोग पीछे हो जाते हैं कि हम प्यार नहीं कर पाते अब। और ज्यादा तो टाइम हो गया है, लेकिन ये प्रो लाइफ का सेशन चल रहा है, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी, श्रद्धा अगर अलाउ करोगे आप, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगी। जी मैम, जरूर जरूर। अ, एक छोटी सी स्टोरी है। क्या होता है कि एक यंग मदर रहती हैं, उनकी अच्छी फैमिली, खुश फैमिली रहती है। 1 साल की बेटी रहती है, सब कुछ अच्छे से चलता रहता है। 1 साल का बेटी है उनकी, और उनको अचानक से पता चलता है कि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट है। और अब उनको समझ नहीं आता है कि क्या करूं, तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं। बोलती है कि मेरी 1 साल की बेटी है और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं फिर, तो बोले कि नहीं, बच्चे को टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मेरे हस्बैंड को टाइम चाहिए, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए टाइम चाहिए। और अभी दूसरा बच्चा आ जाएगा तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, ना अपने लिए टाइम दे पाऊंगी, ना बच्चे के लिए टाइम दे पाऊंगी, ना मैं उन पर कंसंट्रेट कर पाऊंगी। तो फिर मैं आई हूँ, आप मेरा अबॉर्शन कर दो। सिंपल सी चीज है, आप मेरा अबॉर्शन कर दो, मैं अपनी बच्ची के साथ खुश हूँ, हम कभी और प्लान कर लेंगे। डॉक्टर थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि एक और ऑप्शन है। तो बोलते हैं कि अच्छा क्या है बताइए। देखिए, आपकी जो 1 साल की बच्ची है ना, आप उसको मार दो। लड़की परेशान,
मदर परेशानी है, पागल हो गया क्या बोल के। देखो कोई नहीं, आप 1 साल की जो बेटी है आपकी गोद में जिसको आप लेकर आए हो, आप उसको मार दो, उससे ये होगा कि आपको 9 महीने आपको रेस्ट मिल जाएगा। और इसको तो आप देख चुके हो वैसे भी, जो नहीं देखे उसको भी देख लेना, उसके साथ भी जी लेना, और फिर कोई टेंशन नहीं है। अभी इसको करोगे मारोगे चाहे उसको मारोगे, अब वो इतनी भावुक हो जाती है, गुस्से में भी आ जाती है, क्या पागल हो क्या कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को मार दूं। तो फिर डॉक्टर उसको वही बोलते हैं, तो क्या मैं पागल हूँ जो मैं आपके बच्चे को मार दूं? यही वो बच्चा है जो आपके पेट में है, यही वो बच्चा है जो आपकी गोद में है। मदर्स यही कभी कभी नहीं, आज की डेट में मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है, या हम देख ही रहे हैं आजकल के परिवेश में कि नहीं समझ पाते हैं कि जो आपने कंसीव किया है वो एक ह्यूमन बीइंग है। अब वो आपकी गोद में नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपका उतना ही बच्चा है, वो वैसे ही ह्यूमन बीइंग है। और आप कभी भी इतने गरीब नहीं हो सकते, इतने कमजोर नहीं हो सकते, इतने लाचार नहीं हो सकते कि आप अपने हाथ से अपने बच्चे को मार डालें। तो ये अबॉर्शन और ये सबको एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज ना करें बच्चे से मुक्ति के लिए। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी मैं। श्रद्धा, सबने सुना होगा ये पहले भी, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी चीज थी जानना, ये बताना। रियली बहुत सुंदर कहानी थी, मैंने सुनी थी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके जज्बा में और इस जंग में आप जीवन के लिए स्टैंड की, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें प्रभु की महिमा और मैं प्रेज ही कर पाती हूँ, और एकदम मिरेकल दिख पाता है मेरे को, मुझे। हाँ। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ रहने के लिए, और हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और हम आपके लिए प्रेयर करेंगे मैम कि आप इस जर्नी में प्रभु के साथ बने रहें और महिमा और मिरेकल देखें। कार हमने यह जान ही लिया कि डर के आगे जीत ही होती है। प्रणीता जी ने अपने जीवन में डर का सामना करते हुए आगे बढ़ा और उन्होंने हार नहीं माना। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो बात आती है जज्बात, जंग और जीवन की, जहाँ उनके जज्बात एक तरफ अपने परिवार के साथ जुड़े हुए थे और एक तरफ उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ जो उनके गर्भ में सांसें ले रहा था। प्रणीता जी अपने परिवार का भी साथ देना चाहती थी और उस बच्चे का भी। प्रणीता जी ने सोचा कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बच्चे को जीवन देकर रहूँगी। उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के बीच एक जंग सा छेड़ दिया और आखिरकार उन्होंने अपने इस बच्चे को एक नया सुंदर सा जीवन दिया। उन्होंने आखिरकार जीवन को चुना। तो प्रणीता जी के इस सुंदर से शेयरिंग के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज हमारी सोच ही बदल दी कि एक अमूल्य वरदान है। प्रभु के द्वारा जो जीवन दिया जाता है, जो प्रभु के द्वारा जो जीवन दिया गया है और प्रभु के द्वारा जो जीवन मिलने वाला है, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।